स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आप सभी को पता है कि हमारी सीटेट की क्लास जो चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है। सीटेट में साइंस की क्लास चलती है जो कि एनसीईआरटी बेस होती है और पीवाईक्यू होता है। क्या होता है? पीवाईक्यू होता है। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं और साथ ही साथ सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके क्या होते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। तो टोटल अगर हम बताएं कि आपको पता ही है 10 क्वेश्चन डेली बेस कराए जाते हैं और 10 में अगर बात करें तो सभी ऑप्शन आपके डिस्कस करते हैं। तो सभी ऑप्शनों को मिला के अगर बात करें तो लगभग 40 क्वेश्चन आपके डेली बेसिक कराए जाते हैं। साइंस का जो कि 30 में 30 नंबर का टारगेट है, 30 नंबर साइंस में टारगेट है, क्योंकि जो सीटेट सेकेंड पेपर वाले होते हैं, सेकेंड पेपर वाले अक्सर साइंस में क्या होते हैं, चूक कर जाते हैं, क्योंकि साइंस जो आती है वो एनसीईआरटी बेस्ड आती है और बहुत ही डिफरेंट आती है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइंस का लेक्चर नंबर आपका 11 है, इससे पहले 10 हो चुके हैं। जो लोग पूरे नहीं देखे हो प्लेलिस्ट आज बना देंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। और उम्मीद है कि ऐसे अगर सारे क्लासेस आप लोग अटेंड करते हैं तो आपकी जो भी साइंस की है, साइंस का जो आपका सिलेबस है आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पीवाईक्यू के साथ में चीज़ें डिस्कस करा रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ में आपको चीज़ें डिस्कस करवा रहे हैं और लगभग आप लोगों को क्लियर भी हो रहा है चीज़ें। ठीक है, लगभग चीज़ें आपकी क्लियर भी हो रही हैं। और आज हम अगर बात करें तो आप लोगों के सहयोग से लगभग हमारे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। 500 का टारगेट होता है, 100 लोगों की और आवश्यकता है। कोशिश करिए आप लोग जल्द से जल्द इनको पूरा करवा दीजिए। सबको शेयर करिए अगर कंटेंट अच्छा मिलता है, या फिर कंटेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो उसको भी आप लोग क्या किया करिए, कमेंट कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या बदलाव लाया जा सकता है, जिससे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास मिले। तो ये सारी चीज़ें रहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, जो भी जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें आप लोग इसको शेयर कर दिया करिए, जिससे क्या हो कि आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाया करेंगी। और साथ ही साथ क्या होगा, आपको जो टारगेट है, आपको टारगेट है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और वो कंटेंट आपका लाइव होगा। वो कंटेंट आपका लाइव होगा। अभी जो रिकॉर्डेड मिल रहा है, जैसे ही हमारे क्या होते हैं 500 लोग कंप्लीट हो जाते हैं, हम आपको लाइव आके पढ़ाना शुरू कर देंगे, लाइव आके पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करेंगे, चीज़ों को आप कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चीज़ों को आप कंप्लीट कराएंगे, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द इसको पूरा करवा देंगे, बहुत जल्द करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जो भी घर में फ़ोन हो उसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम इन 100 को कंप्लीट करके 500 पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हम 500 पे पहुंच जाएंगे, हम आपको लाइव आके पढ़ाना शुरू करेंगे, लाइव आके पढ़ाना शुरू करेंगे। ये मेरा क्या कमिटमेंट है, और आपको जो टारगेट दिया जा रहा है अगर वो पूरा करते हैं तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आते हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू हैं और उन्हीं को मैं क्लियर करवा रहा हूँ, कैसे कैसे उनको समझा रहा हूँ।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, ये नीचे नहीं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने का क्या कह रहा है, कह रहा है अध्ययन करिए। नंबर 1 ऑप्शन में कह रहा है प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है एक कोशिक नहीं एक कोशिकीय लिख सकते हैं। एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात कर रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। पहली चीज़ें तो आपको क्या करना है, चीज़ें देखनी है कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट बता कर पाएंगे, यही हमसे पूछ रहा है। तो पहली चीज़ तो अगर हम बात कर लें किसकी, प्रोकैरियोटिक की, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, क्या है, केंद्रक नहीं होता है। फिर अगर बात करें ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में प्राप्त, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में प्राप्त होती है, ठीक। फिर अगर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, अगर इनका उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के साथ साथ अगर बात करें साइनोबैक्टीरिया, यानी कह सकते हैं क्या, हरे और नीले शैवाल जो होते हैं, हरे और नीले शैवाल जो होते हैं ये इनके उदाहरण होते हैं। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके उदाहरण होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका डन होता है। ये पहला ऑप्शन तो सही कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, सही कह रहा है कि प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 पे अगर बात कर लें तो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करते हैं। तो बिल्कुल जब एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी क्या होता है, सभी वही कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैंने अभी बताया कि नीले हरे शैवाल क्या होते हैं, प्रोकैरियोट के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यानी 3 भी आपका सही है। वहीं पर ऑप्शन नंबर 4 पे अगर बात करें यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सही सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये एक कोशिकीय जीव के साथ साथ
एक कोशिकीय जीव के साथ साथ बहुकोशिकीय जीवों में भी पाई जाती है, जीवों में भी पाई जाती है, ठीक है, जीवों में भी पाई जाती है। तो ये प्रकार याद रखिएगा, यानी एक कोशिकाओं में और बहुकोशीय और एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जाती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ साथ और बात कर लें तो इसमें कोशिकांग भी पाया जाता है, याद रखिएगा, कहीं से भी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। कोशिकांग होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे चारों ऑप्शन आपके डिस्कस हो गए, चारों ऑप्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको मैंने डन कराए। अब देखिए हम ऑप्शन पे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। तो हमारे पास जहाँ पर 2 और 3 और 1 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है आपको क्या कि ऑप्शन 1 भी आपका सही है, ऑप्शन 2 भी आपका क्या है, सही है, वहीं ऑप्शन 3 भी आपका सही है। तो मतलब देखिए 1 2 3 किस में है, इसमें 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए 2 और 3 है लेकिन 1 नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें 1 2 और 3 है, तीनों है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, 1 2 और 3। डी नंबर भी आपका गलत हो जाता है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी क्वेश्चन दिया जाता है, उसका शॉर्ट आंसर होता है। तो हम अगर बात कर लें किसकी, कह रहा है क्या, कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एक जंतु है, कह रहा है कोई जंतु जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए वो अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय को जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम बताना है। मतलब इसका कहना ये है कि ऐसा कौन सा जंतु है इसमें जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, आमाशय को बाहर निकाल देता है, आमाशय को बाहर करता है, और जब बाहर करता है उसके बाद क्या करता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। प्राप्त भोजन के बाद वो क्या करता है, फिर वो क्या करता है, आमाशय को वो अंदर कर लेता है। और फिर क्या होता है, वो निगलने के बाद आमाशय को अंदर कर लेता है, और अंदर जाके आमाशय में फिर भोजन क्या होता है, वो आराम से पचता रहता है। यानी बाद में वो आराम से क्या होता है, पचता रहता है। ये याद रखिएगा कि भोजन जिस भी जंतु में क्या होता है, वो आमाशय को बाहर निकालता है, तो केवल और केवल भोजन को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही वो ग्रहण कर लेता है, आमाशय को अंदर कर लेता है, पाचन उसके अंदर होता है शरीर में। तो कह रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या घड़ियाल होता है, यानी मगरमच्छ की बात कर रहा है। तो मगरमच्छ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर कह रहा है कि अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी ऑक्टोपस होता है, यानी अष्टभुज। तो ऑक्टोपस आप लोग जानते होंगे, इसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, उनको मैं बता देता हूँ। इसका जो रक्त होता है, इसका रक्त नीला होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रक्त क्या होता है, नीला होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके रक्त में कॉपर पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, ठीक है। इसके रक्त में कॉपर पाया जाता है, इसलिए इसका रक्त नीला दिखाई देता, नीला होता है, ठीक है, नीला होता है। और अगर बात करें तो इसके अंदर इसमें 3 दिल पाए जाते हैं, 3 दिल पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। इसकी 8 भुजाएं होती हैं, आप सभी को पता होगा
8 भुजाएं होती हैं, आप सभी को पता ही होगा। और अगर बात करें इसके बारे में तो कहते हैं कि इसके 9 सिर होते हैं, क्योंकि सभी भुजाओं पे एक एक और उसका केंद्रीय एक होता है, तो 9 सिर होते हैं। ये कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है आपको। अब बात करें ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कछुआ। तो कछुआ ये एक क्या होता है, सरीसृप होता है। ये सरीसृप होता है, आप सभी को पता होगा, पूछ भी लिया जाता है किस प्रकार का ये जंतु है, तो सरीसृप जंतु है। और अगर बात कर लें कि इसकी हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है हिंदू धर्म में। कौन सी वो मान्यता है, तो इसकी बात करें, कहते हैं ये एक प्रतीक होता है लंबी उम्र के लिए। क्या होता है, लंबी आयु के लिए ये लंबी आयु का क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में कछुए को लंबी आयु के लिए प्रतीक माना जाता है। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस हो गए। फिर अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी पे, कह रहा है स्टारफिश, तो यही आपका स्टारफिश ही जो होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। स्टारफिश यह इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होता है। पहली चीज़ ये याद रखिएगा, क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा का क्या होता है, ये सदस्य होता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का क्या होता है, सदस्य होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें और क्या है इसकी विशेषताएं, तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है, इकाइनोडर्मेट का मतलब होता है कांटेदार त्वचा वाले जंतु। ठीक है, कांटेदार त्वचा वाले जंतु। इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं खाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत से लोग चीन वगैरह में खाते भी हैं। इसको खाने से कहते हैं कि लकवाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, लकवाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। लेकिन बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। ठीक है, लकवाग्रस्त हो सकते हैं, संभावना रहती है कि अगर स्टारफिश खाते हैं तो लकवाग्रस्त व्यक्ति हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं उनको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और ये सारे आपके PYQ हैं, जो भी अगर बात कर लें 2014 से लेकर 2024 तक की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी से लिए गए हुए क्वेश्चन हैं। और उनके साथ साथ जो आपके संभावना बनती है वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। ये एक कह रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का, जो कि ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से कर ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह है। तो आप सभी को पता होगा, एक होता है क्या कुचालक, एक होता है कुचालक और दूसरा होता है क्या सुचालक। ऊष्मा का सुचालक और कुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक होते हैं। तो अगर हम कुचालक की बात करें तो कुचालक आप लोग जानते हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर आसानी से प्रवेश न दे। ठीक है, जिसमें कह सकते हैं जिसमें ऊष्मा आसानी से क्या हो, प्रवेश न करे। ठीक है, आसानी से क्या हो, प्रवेश न करे या फिर प्रवाहित न हो। ठीक है, प्रवाहित न हो, उसे ही क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं।
उसे ही क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे अगर हम बात कर लें लकड़ी, जैसे अगर हम बात कर लें प्लास्टिक, जैसे अगर हम बात कर लें तो रबर, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो कांच, और अगर बात कर लें तो एबोनाइट, ये सब क्या होते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और साथ साथ अगर बात कर लें तो ऊन भी ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इनके दोनों रेशों के बीच में क्या होता है, इनके दोनों रेशों के बीच में क्या होता है कि वायु फंस जाती है, और जब वायु फंस जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, ऊष्मा इसमें प्रवाहित नहीं हो पाती सुचारू रूप से। तो ये क्या होते हैं, आपके कुचालक हो गए। इन्हें अगर हम बात करें तो उसमें क्या कह सकते हैं, ये ऊष्मारोधी होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊष्मारोधी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऊष्मारोधी होते हैं, याद रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात कर लें सुचालक की, तो जिसमें क्या हो कि जिसमें ऊष्मा क्या हो, सुचारू रूप से प्रवाहित हो जाए, सुचारू रूप से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। सुचालक की अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण की, तो लोहा इसका उदाहरण होता है। साथ ही साथ अगर तांबा की बात कर लें तो इसका उदाहरण होता है। यहीं अगर बात कर लें चांदी, इसका उदाहरण होता है। और अगर बात कर लें तो एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका उदाहरण होता है। एल्यूमिनियम इसका क्या होता है, उदाहरण होता है। तो ये आपके सुचालक और कुचालक हो गए। आई होप आप लोगों ने बेहतर से इन सबको समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायु, लकड़ी और प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऊन, लकड़ी और आयरन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जल, कॉपर और लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वायु, एल्युमिनियम और ऊन। ये कौन से आपके कुचालकों का समूह है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो वायु क्या है, कह रहा है वायु की अगर बात करें तो बिल्कुल वायु भी होती है, कुचालक होती है। अगर बात करें लकड़ी की तो लकड़ी भी क्या होता है, कुचालक होता है। और प्लास्टिक भी क्या होता है, कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और बात ही कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया क्या, लकड़ी और ऊन तो ऊष्मा का कुचालक है, लेकिन आयरन क्या है, सुचालक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। कॉपर और क्या है, कॉपर हमारा सुचालक होता है, लकड़ी क्या होती, कुचालक होती है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हमारा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक मिलता है क्या, पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। साइंस के पेडागॉजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। उसी बेस एक ये क्वेश्चन है, उसी बेस ये क्वेश्चन है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विज्ञान, ठीक है, कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात का मतलब इंटरव्यू, आप लोग जानते ही हैं। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार हो रहा है। देने वाले 4 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, यानी साक्षात्कार होना है, इंटरव्यू होना है 4 अभ्यर्थियों का।
और उनको द्रव्य गैस द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर बात करनी है, यानी इंटरव्यू देना है। और कहा गया कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा जाए, ठीक है। और भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया है जो दिया गया है शिक्षक द्वारा। और वो जो चारों विद्यार्थी हैं, यानी साक्षात्कार जो शिक्षक देने आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी अनुपालन करके उपागम दिया है, यानी चीज़ें दी हैं कि ये क्या हो सकता है। तो पहले ने क्या कहा, ए नंबर ने कहा कि श्याम पट पर हम क्या करते हैं, इस प्रकरण को पढ़ाएं, ठीक है। इस प्रकरण को ये पहला व्यक्ति कह रहा है कि हम श्यामपट पर आरेख बनाएं इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए, और उसी की सहायता से संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या करके बच्चों को समझाएं। ये वो अपने साक्षात्कार में, यानी इंटरव्यू में दे रहा है, यानी ये बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि हम क्या करेंगे, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के बाद हम उन पर चर्चा का आयोजन करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, कक्षा 8 के बच्चों को समझाएंगे उन चीज़ों को, संकल्पनाओं को, फिर उस पर हम बात करेंगे, फिर से पूछेंगे। तो ये तो आपकी क्या होगी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर किस पे, सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा व्यक्ति कह रहा है व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा, क्योंकि ये चारों व्यक्ति ने अपना अपना प्रकरण के लिए क्या दिया है, चारों व्यक्ति क्या है अपने अपने प्रकरण के लिए इन्होंने क्या दिया है, अपना डिसीजन दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि इन्होंने ये क्लियर करना है कि सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सा होगा, ये आपको आंसर बताना है। तो पहली चीज़ तो हम बात कर लें श्यामपट पर आरेख की सहायता से संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम एक चीज़ याद रखिएगा क्या होता है कि हम जितना विद्यार्थी क्लास में एक्टिव होगा, जितना विद्यार्थी कक्षा में क्या होगा, गतिविधि करेगा, ठीक है, गतिविधि करेगा, उतना ही विद्यार्थी क्या होगा, वो सीखेगा, उतना ही अच्छा वो क्या करेगा, सीखेगा। तो सबसे पहले बात कर लें कि गतिविधियाँ जहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं, बच्चा वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या करेगा, प्रभावी होगा चीज़ों से। तो देखिए कह रहा है क्या, श्यामपट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या। तो इसमें तो डायरेक्टली केवल शिक्षक ही सबसे ज़्यादा इसमें जुड़ेगा, सहयोग करेगा, क्योंकि बच्चा तो केवल उनको समझेगा। फिर कह रहा है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के बाद चर्चा करेंगे, यानी हम उसको समझाएंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। फिर सी कह रहा है हस्तपरक विद्यार्थियों गतिविधियों के बाद चर्चा करेंगे, मतलब कह रहा है कि हम क्या करेंगे, ये जो हम प्रकरण पढ़ाएंगे इसमें बच्चा एक दूसरे से क्या करेगा, एक दूसरे से चर्चा भी करेगा, और चर्चा करेगा और हम भी उससे क्या करेंगे, इस प्रकरण पे चर्चा करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, इन गतिविधियों को बताने के बाद, समझाने के बाद फिर से हम उस पर एक चर्चा का आयोजन करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चा कितना सीखा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे बेस्ट माना जा सकता है। और देख लेते हैं फिर भी चौथा भी, व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कराएंगे, तब तो कहाँ वो सीख पाएगा, क्योंकि जब तक विद्यार्थी खुद नहीं करेगा, तब तक खुद गतिविधियां जब तक नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक शिक्षण से ही है, यानी पेडागोजी से ही है। ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है। तो अगर हम विज्ञान शिक्षण की बात करें, तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या क्या होते हैं ये हम देख लें। तो पहली चीज़ तो होता है क्या, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हम क्या लिख सकते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, जिससे बच्चे के अंदर क्या आएगा, जिज्ञासा आएगी। क्या आएगा, जिज्ञासा आएगी। और अगर बात करें तो बच्चा आलोचनात्मक सोच को वो क्या करेगा, बच्चे की आलोचनात्मक सोच भी क्या होगी, डेवलप होगी। क्या कह सकते हैं कि बच्चा आलोचनात्मक सोच उसकी क्या होगी, डेवलप करेगी। और अगर बात कर ले, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में भी ये जागरूक होगा। फिर अगर बात करें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति क्या होना चाहिए, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति क्या होना चाहिए, बच्चा प्रेम रखे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो समस्या समाधान और तार्किक क्षमता उत्पन्न करना। समस्या समाधान और तार्किक क्षमता विकसित करना। और अगर अब बात करें तो प्रश्न के उत्तर खोजें और निष्कर्ष निकालना। प्रश्न के उत्तर की खोज तथा निष्कर्ष निकालने की गतिविधि को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यही उद्देश्य होता है। फिर वहीं अगर बात करें और क्या हो सकता है, वो क्या करेगा, अवलोकन भी करना सीखेगा। ये क्या होते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षण विधि का क्या होता है, उद्देश्य होता है। इनमें से कह रहा है कौन सा नहीं होता है। तो हम ऑप्शन पे अब चल के बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए पे कह रहा है कि प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, ये विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है। ये बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी मैंने ये समझाया है आपको कि प्रश्न पूछना और उस पर क्या करना, निष्कर्ष निकालना, जांच पड़ताल करना, ये क्या होता है, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ये आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे अगर हम बात करें, कह रहा है तकनीक कौशल अर्जित करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रकरण कौशल अर्जित करना। तो ये तो अभी मैंने बताया कि प्रकरण कौशल भी क्या करना, अर्जित करना। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट आंसर होता है।
तो मतलब ऑप्शन की अगर बात करें, जो हमसे पूछा गया, हमसे कह रहा है उद्देश्य नहीं है, हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि तकनीक कौशल ये विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये याद रखिएगा, ये विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस पे हम बात करेंगे। ये भी एक पैडागॉजी से रिलेटेड है कि यदि क्या कर रहा है, विज्ञान शिक्षण में हम क्या कर रहे हैं, रोल प्ले तकनीक का एक प्रभावी नीति मानने का कारण क्या हो सकता है। मतलब क्या है कि जो रोल प्ले तकनीक होती है उसको प्रभावी नीति क्यों माना जाता है, क्यों कहते हैं कि वो प्रभावी है शिक्षण में, तो उसी पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्यों है ऐसा, उसी पे पूछ रहा है, आंसर इसका क्या होगा। कह रहा है कि इसलिए कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन नंबर बी, यह अधिगम प्रक्रियाओं में एकरसता को तोड़ने और सुनिश्चित करती है। यहाँ पे सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। यह अधिगम प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ने के लिए सुनिश्चित करती, तोड़ने को सुनिश्चित करती, या तोड़ने का, या ऐसा कुछ होगा, सेंटेंस यहाँ डिस्टर्ब है। यह अधिगम प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ने को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तार्किक साक्षरता अर्जित करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सही भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्या होता है, छात्र का सही भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कह रहा है कौन सा सही होगा। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, ये सही नहीं, यहाँ पर आप करिएगा क्या, ये सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, ये सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। तो रोल प्ले में क्या होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। आपको पता है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आप पैडागॉजी के क्वेश्चन करिएगा, उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए। बच्चे की अगर बात की जा रही है तो बालक वहाँ क्या होगा, सक्रिय होगा, तभी वो आंसर सही होगा, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। सर्वप्रथम क्या होता है, बच्चा ही सर्वोपरि है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ कह रहा है क्या, कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकते हैं। ये छात्रों के सामाजिक कुशलताओं के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका क्या है कि हमने अभी बताया कि बच्चा जितना स्वयं क्या करेगा, वो स्वयं गतिविधि जितना करे, ठीक है, वो स्वयं गतिविधि के लिए रोल प्ले कराया जाता है। तो स्वयं गतिविधि देखिए कहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव है, तो ये अधिगम प्रक्रिया में एकरसता तोड़ने की को सुनिश्चित करता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए तार्किक साक्षरता अर्जित करता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए अधिगम प्रक्रिया में छात्र क्या है, सर्वाधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसीलिए ये रोल प्ले को सर्वाधिक प्रभावी नीति माना गया है कि ये रोल प्ले सही है विज्ञान शिक्षण के लिए। तो विज्ञान शिक्षण के लिए रोल प्ले क्यों प्रभावी है, इसीलिए क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ क्या होता है, छात्र उसमें सबसे अधिक क्या होता है, सक्रिय होता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। आज के क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं।
ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा क्या 8। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि नहीं, ये 8 नहीं 7, क्योंकि छठा क्वेश्चन अभी कराया है, तो ये 7वां क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। ठीक है, पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ सकने में सहायता कर सकता है। तो कौन सा ऐसा पाठ्य योजना बनाएं, कैसे बनाएं, पाठ्य योजना में क्या क्या सम्मिलित करें कि छात्रों को समझाने के लिए वो अच्छा से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके और बच्चे उसको देख के क्या करें और आकर्षित हों और अट्रैक्ट हों, जिससे बच्चा रुचि दिखाए उसमें। तो ऑप्शन कह रहा है आपका, चलिए ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों की क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तरों का प्रयोग किया जाए। तो मैंने अभी बताया है कि छात्र जितना किसी भी कार्य में सक्रिय होगा वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या होगा, प्रबल होगा। सबसे ज़्यादा वो ऑप्शन क्या होगा, प्रबल होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मानव नेत्र के मॉडल का निर्देशन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अच्छा ग्रह नहीं, यादृच्छिक लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा यादृच्छिक होगा, यहाँ यादृच्छिक होगा। तो यादृच्छिक कार्य कराना जाए, कार्य बनाना इसका कार्य हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाया जाए। नोट लिखवाना ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि नोट लिखवाने के साथ आप बच्चे को अच्छी तरह से समझा नहीं सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हम मानव नेत्र पढ़ाने के लिए एक पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसमें क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा सर्वाधिक सक्रिय रहेगा, जिससे वो क्या होगा, संबंधित अच्छी तरह से समझ सकने में वो सहायता प्रदान करेगा। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तरों का उपयोग करते रहें, क्योंकि जब तक हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, तब तक बच्चा अपनी क्रियाशीलता नहीं दिखाएगा, और क्रियाशीलता नहीं दिखाएगा तो वो सीख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 8वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक 8वां क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेडागॉजी से ही रिलेटेड आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पेडागॉजी के बहुत कम क्वेश्चन हुए थे, तो मैक्सिमम क्या सभी क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करें, कह रहा है विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन क्या है, उपगमन लिखा है, उपागम होना चाहिए। ठीक है, उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाएगा। कौन सा ऐसा उपागम है जो शिक्षिका के मन स्थिति को क्या करेगा, दर्शाएगा। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए पे अगर बात करें तो कह रहा कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, और कठिन बना देंगे तो बच्चा भागेगा, उससे अट्रैक्शन दिखाएगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि कक्षा में पूर्ण अनुशासन नहीं बनाना है,
यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। अगर जल्दी समाप्त कर देंगे तो समझा नहीं पाएंगे बच्चे को। तो आप एक शिक्षक हैं, भले ही देर में समझाएं, देर लगे, लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछते रहें और प्रश्न पूछने के साथ साथ उनका उत्साहवर्धन करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उनका उत्साहवर्धन भी करते रहें, जिससे क्या होगा, बच्चा अपनी स्थिति मजबूत समझेगा, एक्टिव होगा और शिक्षिका की मन स्थिति क्या होगी और क्या होगी, अच्छी दर्शाएगी। क्योंकि जब बच्चा, एक शिक्षक क्या होता है, जब शिक्षक पढ़ाता है, अगर बच्चा उस चीज़ को पढ़ लेता है तो शिक्षक की मन स्थिति ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, उठ जाती है, यानी कह सकते हैं अच्छी हो जाती है। तो 8वें क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। 9 की ओर चलते हैं, जो कि आपका सेकेंड लास्ट होगा। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपकी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये कह रहा है कि जैवमंडल आरक्षण, यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है, से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनका तो यही काम होता है। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो केवल और के लिए तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है डी, कह रहा है ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप और जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो केवल नहीं, क्योंकि जैव विविधता यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विविधता को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का अंतिम प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है, सीखने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है, और आकलन क्या होता है, आकलन का कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है। कह रहा है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्या करता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, विशिष्ट होता है और क्या होता है, अपने आप में की गई आकलन गतिविधि को दर्शाता है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, आकलन की, तो आकलन क्या होता है, आकलन यह एक संवाद क्या होता है, ये एक संवादात्मक क्या होता है, संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया होती है। रचनात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है। आकलन की अगर बात करें तो जिसकी वजह से क्या करता है, शिक्षक विद्यार्थी का अधिगम, यानी हम अगर बात करें तो शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी के अधिगम की जानकारी कर पाता है। अधिगम
की उचित जानकारी कर पाता है, उचित जानकारी कर पाता है। ठीक है, आकलन से ही क्या करता है, उचित जानकारी कर पाता है बच्चे के आकलन से ही। और अगर बात करें तो परिणाम जानकर बच्चा क्या होता है, प्रोत्साहित होता है और अच्छी चीज़ें वो क्या करता है। जब आकलन किया जाता है और जब बच्चे का आकलन करने के बाद उसको क्या किया जाता है, परिणाम बताया जाता है, तो बच्चा अगर क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, प्रोत्साहित होता है, जिससे क्या होता है, और अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने के लिए वो क्या करता है, प्रयास करता है। और अच्छा करने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये आकलन की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव तभी हो पाएगा जब समय समय पे उसका आकलन करते रहें कि जो हमारे द्वारा अधिगम कराया जाता है बच्चा सीख रहा है या नहीं। तो आकलन की इसीलिए आवश्यकता होती है, किस लिए कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, यानी प्रोत्साहन उसकी। जब ये प्रोत्साहित होता है तो उसकी क्या होती है, उसकी मन स्थित, यानी उसकी आंतरिक स्थिति जो होती है, आंतरिक जो मन स्थिति होती है वही तो उसकी प्रफुल्लित होती है, वही तो क्या होता है, वही तो बढ़ती है। तभी बच्चा क्या होता है, और एक्टिव हो जाता है। तो अभिप्रेरणा ही क्या है, अभिप्रेरणा का बढ़ावा करना ही आकलन की क्रिया होती है। सीखने के लिए आकलन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ग्रेड्स के लिए इसको नहीं किया जाता है, अलग अलग रैंक के लिए नहीं किया जाता है। विशिष्ट और कई प्रकार के आकलन गतिविधि अपने आप में की गई आकलन गतिविधि ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आज आपके ये 10 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें मिली होंगी, क्लियर कराई गई होंगी। तो ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाए होंगे। आज की क्लास आपकी और बड़ी हो गई होगी क्योंकि आपके बहुत सारे डिटेल इसमें कराए गए हैं। तो ये आपका 11वां नंबर लेक्चर आपका ख़त्म होता है। अगली क्लास आपको अपने समय अनुसार ही मिलेगी। याद रखिएगा जो मैंने कहा है, 100 टारगेट है आप लोगों का, 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है आप लोगों का। ठीक है, सब ठीक है, ये क्या है, टारगेट है। और ये टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं जल्द से जल्द, तो हम क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, लाइव आके पढ़ाना शुरू करेंगे, लाइव आके पढ़ाना शुरू करेंगे। ये जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास आपकी क्या होती है, अगले दिन आपकी होगी। ठीक है, धन्यवाद।